आज हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रेप्लिकेशन। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में विशेषकर अपना सेंट्रल डोगमा ऑफ बायोलॉजी होता है रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और जेनेटिक कोडॉन्स होते हैं, है ना। इमेजिनो प्रोजेक्ट में कुछ समझने लायक, पढ़ने लायक नहीं रहता, बस याद करने लायक रहता है। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेप्लिकेशन। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, डीएनए अपना जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए से आरएनए, और आरएनए कौन सा? एमआरएनए, ठीक है ना। एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन, ये इन तीनों का निर्माण एक साइकिल के द्वारा होता है ना। और डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन कहलाता है, ठीक है ना। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन। ठीक है ना। ट्रांसक्रिप्शन को हम लेखन कहते हैं हिंदी में, है ना। हमें विशेषकर हिंदी पढ़नी, लेकिन हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा अलग होना चाहिए, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश होती तो ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंस किसे दी जाती है? जब भी पेपर में कोई क्वेश्चन मिस्टेक होता है या गलत होता है तो इम्पोर्टेंस से मतलब प्रायोरिटी दी जाती है इंग्लिश को। यदि इंग्लिश में भी क्वेश्चन सही लिखा है और हिंदी में गलत लिखा है तो फिर उस क्वेश्चन को गलत मान नहीं किया जाएगा, बल्कि इंग्लिश वाला आंसर माना जाएगा, ठीक है ना। तो अपने को दोनों ही समझना है ना। ट्रांसलेशन को कहते हैं अनुवादन, और रेप्लिकेशन मतलब प्रतिकृतिकरण या प्रतिलिपिकरण, ठीक है ना। आज हम ये डीएनए से डीएनए का बनना ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का। डीएनए प्रतिकृति में निम्नलिखित महत्वपूर्ण चरण होते हैं। पहला होता है इनिशिएशन, ठीक। डीएनए प्रतिकृति के लिए उच्च स्तर की सटीकता आवश्यक होती है, उच्च स्तर की सटीकता, ठीक है ना। क्योंकि एक छोटी सी भी गलती डीएनए में उत्परिवर्तन का कारण बन सकती है। उत्परिवर्तन मतलब यदि आपका डीएनए टी ए टी ए सी टी ए, ऐसा डीएनए का क्रम ये है, ठीक है ना। और जो नया डीएनए बन रहा है उसका क्रम, यदि उसकी क्रम की जगह इस ए की जगह यदि जी आ जा रहा है, ठीक है ना, ए चेंज हो गया जी से, तो वो क्या होगा? म्यूटेशन क्रिएट करेगा। म्यूटेशन क्या हो सकता है? म्यूटेशन अपने में म्यूटेशन का मतलब होता है कि चेंज आना, और जो चीज़ बननी चाहिए थी, जैसे आप इस डीएनए से एमआरएनए बनाएंगे ना, तो आपका जो एमआरएनए बनेगा वो एक्चुअल में जो बनना था वो नहीं होगा, तो फिर एमआरएनए से जो प्रोटीन बनेगा वो भी विकृत प्रोटीन बनेगा। इसलिए ये उत्परिवर्तन का कारण हो सकता है, थोड़ी सी भी मिस्टेक, ठीक है। इसलिए डीएनए में किसी भी बिंदु पर प्रतिकृति बिना ढंग के शुरू नहीं हो सकती, ठीक है ना। प्रतिकृतिकरण शुरू करने के लिए एक विशेष क्षेत्र होता है, जैसे प्रतिकृतिकरण का उद्गम स्थल कहा जाता है। यह वह बिंदु होता है जहाँ प्रतिकृति की शुरुआत होती है, ठीक है। प्रतिकृतिकरण इस उद्गम के एक पॉइंट से शुरू होता है, जिसके बाद दो स्टैंड का खुलना होता है, ठीक है। इसे हम एक चित्र के जरिए समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, डायग्राम के जरिए। उच्च ऊर्जा इनपुट के कारण डीएनए स्ट्रैंड की पूरी लंबाई खोलना संभव नहीं होता है, इसलिए सबसे पहले हेलिकेज एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित एक प्रतिकृति कांटा बनाया जाता है जो डीएनए स्ट्रैंड को खोल देता है। अब यहाँ हिंदी मीडियम वाले सीधा सीधा देख सकते हैं कि जैसे ये धब्बा बोला गया है ना, ये प्रतिकृति कांटा, है ना। तो और लेकिन यहाँ पास सीधे सीधे स्ट्रैंड बोला गया है, तो स्ट्रैंड मतलब होता है रज्जु, इसे हिंदी में बोलेंगे रज्जु। लेकिन आपको पढ़ना क्या सरल होगा, स्ट्रैंड या रज्जु? स्ट्रैंड पढ़ना सरल होगा, ठीक है। ये प्रतिकृति कांटा पता नहीं क्या है, ठीक है ना। एंजाइम में जो हेलिकेज है ना, वो एक्चुअल में क्या करती है? एच बॉन्ड्स तोड़ती है हेलिकेज एंजाइम, ब्रेक्स एच बॉन्ड ऑफ डीएनए, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है ना, ठीक है। ये होता है इनिशिएशन। फिर इनिशिएशन के बाद क्या होगा? इलोंगेशन।
जैसे ही स्ट्रैंड अलग होता है, पॉलीमरेज एंजाइम प्रत्येक स्ट्रैंड में पूरक अनुक्रम को संश्लेषित करना शुरू कर देती है। अब पूरक अनुक्रम संश्लेषित करना तो शुरू कर दे, लेकिन स्टार्टिंग के लिए उसे क्या चाहिए होता है? स्टार्टिंग के लिए उसे चाहिए होता है प्राइमर। क्योंकि बिना प्राइमर के डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं हो सकता है, ठीक है ना। पैतृक स्ट्रैंड नए संश्लेषित होने वाले संतति स्ट्रैंड के लिए एक टेम्पलेट के रूप में कार्य करेंगे। तो जो पुराना ओल्ड डीएनए रहेगा, ओल्ड डीएनए, ठीक है, उसमें कोई एक स्ट्रैंड होगा, वो टेम्पलेट का कार्य करेगा, टेम्पलेट का कार्य करेगा, और उसी टेम्पलेट के जरिए न्यू डीएनए बनेगा, ठीक है ना। विस्तार एक तरफा होता है, यानी डीएनए हमेशा 5' to 3' की दिशा में पॉलीमराइज होता है, इसलिए एक स्ट्रैंड टेम्पलेट 3' to 5' में निरंतर होता है और इसे निरंतर प्रतिकृति कहा जाता है, ठीक है ना, कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन। जबकि दूसरे स्ट्रैंड में टेम्पलेट 5' to 3' पे यह असतत प्रतिकृति, असंतत नहीं, असतत प्रतिकृति होती है। वो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहलाते हैं। डीएनए लाइगेज नामक एंजाइम ने बाद में जोड़ देता है, ठीक है ना। एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे डीएनए अपना ऐसा, ठीक है, ऐसा ये डीएनए हो गया, तो इसे हम ऐसे खड़े भाग में देखिए, फिर ये आगे चल के वापस जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो अभी हमें उस पर ध्यान नहीं देना है, पर फिलहाल यहाँ देखते हैं। अब मान लो ये अपना हो गया, ये हो गया 3' to 5' सिरा, और ये हो गया 5' to 3' सिरा, ठीक है। तो ये 3' to 5' सिरा जो है, ये इसमें क्या होगा, जो भी न्यू डीएनए बनेगा ऐसे बनेगा ना, तो इसमें क्या होगा, जो न्यू डीएनए बनेगा वो सतत बनेगा, कंटिन्यूअस, क्योंकि डीएनए का निर्माण हमेशा 5' to 3' कंटिन्यूअसली होता है, सतत होता है, सतत, ठीक है ना। और 5' to 3' दिशा में अब क्या है, 5' to 3' जब टेम्पलेट होगा तब वहाँ डीएनए खंड के रूप में बनेगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना, ऐसे खंड के रूप में बनेगा, और यही खंड कहलाते हैं ओकाजाकी खंड, ठीक है। और यही ये ओकाजाकी खंड बाद में डीएनए लाइगेज द्वारा जुड़ जाते हैं, और डीएनए लाइगेज द्वारा जुड़कर एक कंप्लीट स्ट्रैंड बनाते हैं, ठीक है ना, ऐसा कुछ। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये वाला भाग, इस डीएनए का ये वाला भाग नया है, और ये वाला भाग पुराना है ना। इस डीएनए में ये वाला भाग नया है और ये वाला भाग पुराना, ठीक है ना। तो ये जो आधा नया और आधा पुराना, मतलब पुराना भाग एक आधा पुराने स्ट्रैंड संरक्षित रह रहा है, इसलिए डीएनए प्रतिकृतिकरण या डीएनए रेप्लिकेशन को सेमी कंजर्वेटिव अर्ध संरक्षित प्रक्रिया होती है, अर्ध संरक्षित प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और याद रखने वाली बात है, ठीक। डीएनए लाइगेज नामक एंजाइम द्वारा बाद में जोड़ दिया जाता है, ये याद रखना है। ये खंड ओकाजाकी खंड बाद में जोड़े जाते हैं डीएनए लाइगेज द्वारा, ठीक है। और ये असतत प्रक्रिया होती है, इसे लिख दिया जाए, असतत, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट प्रक्रिया की समापन। प्रतिकृति की समाप्ति अलग अलग जीवों में अलग अलग तरीके से होती है, ठीक है ना। ई कोलाई जैसे जीवों में गुणसूत्र गोलाकार होते हैं, और ऐसा तब होता है जब दो टर्मिनलों के बीच दो प्रतिकृति कांटे एक दूसरे से मिलते हैं। गोलाकार डीएनए
का मतलब होता है कि उसमें जैसे हमारे यहाँ ऐसे छोर होते हैं, है ना, डीएनए के, ये 3-2 5-5 सॉरी 3-2 5-, तो उनमें ये छोर नहीं होता, उनका डीएनए ऐसा कुछ होता है, ठीक है ना, मतलब पूरी तरह गोलाकार होता है उनका डीएनए और उनमें कोई भी छोर नहीं पाए जाते, ठीक। और ये प्रतिकृति कांटे एक दूसरे से पूरी तरह मिलते हैं, तो जब इनका डीएनए नया डीएनए बनेगा तो वो भी ऐसा ही होगा, गोलाकार, तो इसमें छोर नहीं दिखेंगे, ठीक है ना। ये हो गई समरूपण। अभी हम डायग्राम के जरिए समझते हैं। और हाँ, डीएनए प्रतिकृतिकरण में कुछ नहीं है, डीएनए प्रतिकृतिकरण इसमें सिर्फ एंजाइमों की भूमिका रहती है, ठीक है ना। जितने अलग अलग एंजाइम होते हैं सबका अलग अलग कार्य होता है, ठीक है ना। अब हम पढ़ने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन एंजाइम, ठीक है ना। मेन प्रोसेस यहीं स्टार्ट हुई, वो तो सिर्फ पढ़ने वाला भाग था, समझना एंजाइम पर ही पड़ता है। विभिन्न एंजाइम के काम यदि आपने समझ लिए हैं तो आपसे डीएनए रेप्लिकेशन पूरी तरह से बन जाएगा, ठीक है ना। अब अपना डीएनए कैसा होता है एक्चुअल में, डीएनए होता है हमारा डबल हेलिक्स कॉइल्ड होता है ना, ऐसा कुछ डीएनए होता है अपना, अलग अलग स्ट्रैंड होते हैं, 5-, 3-, 3-, 5-, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, पहले पहले ये होगा अकुंडलित, मतलब ये जो कुंडलन है वो सीधा होगा पहले, ठीक है। तो जिस भाग पे डीएनए रेप्लिकेशन पूरा नहीं होता है, जिस भाग पे डीएनए रेप्लिकेशन होना होगा, जिस भाग का मान लो इतने भाग का अपने को डीएनए रेप्लिकेशन करवाना है, तो इतना भाग डीएनए का खुल जाएगा, तो ऊपर ऐसा रहेगा, ऐसा, और बाकी वाला भाग ऐसे ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी वाला भाग ओपन हो जाएगा। अब क्या आएगा, ओपन तो हो गया लेकिन डबल स्ट्रैंडेड रहता है, तो डबल स्ट्रैंडेड जो रहता है ना, ये क्या करेगा, डीएनए को डीएनए कुंडलन खोलेगा, ठीक है ना। फिर हेलिकेज क्या करेगा, हेलिकेज, अब डीएनए कुंडलन खुल गया ना, अब ये तो सीधे सीधे होंगे, है ना, ऐसे, और इनमें एच बॉन्ड होंगे ऐसे, ठीक। तो हेलिकेज आकर एच बॉन्ड तोड़ेगा, ब्रेक करेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक मेन एंजाइम आता है, एक थोड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम एक और होता है, SSBP जिसे कहते हैं, SSBP, ठीक है ना। ये क्या करता है, SSBP जो होता है, ये जैसे हेलिकेज ने एच बॉन्ड तोड़ दिया, तो हेलिकेज द्वारा तोड़े गए एच बॉन्ड्स को फिर से जुड़ने से रोकता है, ठीक है ना। तो क्योंकि यदि फिर से जुड़ गया तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा ना हेलिकेज एंजाइम का, ठीक है। तो हेलिकेज द्वारा तोड़े गए एच बॉन्ड, अब हेलिकेज ने बॉन्ड तोड़ दिए अपने, तो ये बॉन्ड अपने टूट गए, ठीक है ना। अब ये बॉन्ड टूटने के बाद क्या हुआ, अपना डीएनए ऐसा बचा, ठीक है। अब जो डीएनए 3-2 5- है और 5-2 3-, ठीक। तो यहाँ पास ये भी इंपॉर्टेंट बात याद रखने लायक होगी कि डीएनए रेप्लिकेशन किस दिशा में होता है, 5-2 3-, तो जो टेम्पलेट होगा, टेम्पलेट यदि 3-2 5- है, तो उसका जो रेप्लिकेटेड डीएनए होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूस सतत डीएनए बनेगा, ठीक है ना। और सतत डीएनए बनेगा तो इसमें कोई भी एंजाइम अलग एंजाइम की आवश्यकता नहीं होगी, है ना। तो
3' to 5' जो होगा वो सतत बनेगा। टू 3' सतत बनेगा, ठीक। और जो असतत होगा ना, मतलब 5' to 3' ये पहले से ही है, तो इसका हमें क्या बनाना पड़ेगा, 5' to 3' फिर से बनाना पड़ेगा, है ना। तो ये खंड खंड करके बनेगा, ठीक है ना। अब ये जो खंड खंड होके बनेंगे, तो इनको जोड़ने के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है, वो एंजाइम होगा डीएनए लाइगेज, ठीक है। ये ओकाजाकी खंड कहलाएंगे। ठीक है, हाँ। तो आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम होगा, ठीक है ना। अब डीएनए जैसे इतने भाग कर हमने एच बॉन्ड तोड़ दिए और एसएसबीपी कार्बन बॉन्ड्स को तोड़ जुड़ने से रोक दिया। अब क्या होता है, डायरेक्ट डीएनए पॉलीमरेज डीएनए रेप्लिकेशन नहीं कर सकता, इसके लिए एक प्राइमर का निर्माण करना होता है जो डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया को स्टार्ट कर सके, ठीक है। उसका काम करता है आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन ये याद रखने वाली बात होती है कि आरएनए पॉलीमरेज होता है जो वो डीएनए निर्भर होता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है ना। ये जाएगा पहले यहाँ और छोटे छोटे प्राइमर 10 से 12 बेस पेयर का, ये तो प्राइमर कितने का होगा ये भी याद रखने लायक है। प्राइमर होगा 10 to 12 बेस पेयर का, बीपी मतलब बेस पेयर, ठीक है ना। ठीक, तो ये जाएगा और इन दोनों स्थान पर छोटे छोटे खंड बनाएगा ताकि वो डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट कर सकें, ठीक है। फिर नेक्स्ट एंजाइम यूज होता है डीएनए पॉलीमरेज। ये होता है डीएनए पॉलीमरेज, पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 और डीएनए पॉलीमरेज 3, ठीक है ना। ये इन तीनों का अलग अलग काम होता है, ये अपने अपने काम के अनुसार अलग अलग भूमिका निभाते हैं, ठीक है ना। ये डीएनए पॉलीमरेज 1 होगा, ठीक। अब हम देखते हैं कि डीएनए जो पॉलीमरेज 3 होता है, ठीक है ना, ये होता है मेन रेप्लिकेशन एंजाइम, मुख्य मुख्य प्रतिकृतिकरण एंजाइम, ठीक है ना। यही होता है जो डीएनए की प्रतिकृति करता है, ठीक है। हाँ, डीएनए पॉलीमरेज का काम, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड का काम क्या होता है, ये क्या होता है